अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है फर्स्ट ईयर की। और उसका जो एएलपी का सिलेबस है वो एएलपी के अकॉर्डिंग सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 11, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 3, 5, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, 14 और 16। ठीक है, ये बेटा जी एआरपी के मुताबिक सिलेबस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसमें से आप ये समझ लो कि क्वेश्चन लास्ट में, आप ये समझ लो ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चन लास्ट में, और अक्सर बात लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से। तो हमारे पास बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है और उसमें स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, ये हमें एक डिटरमिनेंट दे दिया। ये साइन देख लो बेटा, ये मैट्रिक्स का साइन है, मैट्रिक्स का साइन किस तरह से ब्रैकेट होती है, आपको याद होगा। तो ये लेकिन यहां पर ब्रैकेट नहीं है, जस्ट स्ट्रेट लाइंस है, बार्स है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो कह रहा है कि इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा छोटी क्लासेस में 2/2 का डिटरमिनेंट तो आता था, मसलन अगर यहां 3 है या 2 है या 1 है या 5 है, तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लेते थे बड़ा इजी। कैसे? डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस मार्क मिलेगा, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया और जी आंसर। ये तो बड़ा इजी सा काम था। लेकिन यहां पर जो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है वो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो ये कैसे होगा, इसको हमने एक्सपैंड करना है। अब हमारी मर्जी है इसका डिटरमिनेंट लेने के लिए, हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कहां से करेंगे? हमारी मर्जी, हम इसको R1 मतलब रो 1 से एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वहां से कर लेंगे, रो 2 से, रो 3 से, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जहां से नहीं करता, जहां से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये मेथड आपको आना चाहिए। हम इसको एक्सपैंड करते हैं R1 मतलब रो 1 से। अब R1 से एक्सपैंड करना तो कैसे करना है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। R1 मतलब रो 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट 5 है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट लिखा है हमने, उस एलिमेंट की रो छोड़ देनी है और उस एलिमेंट का कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, वो कैंसिल हो गए, बाकी का जो बच गया उसको लिख लेना। क्या बच गया? -1, -3, 1, 2। ठीक है, पहले एलिमेंट की बात की तो पहले एलिमेंट लिखा, उसके वाली रो छोड़ दी, उसके वाला कॉलम छोड़ दिया। अब जब हम बात करेंगे दूसरे एलिमेंट की, तो बेटा दूसरा एलिमेंट क्या है? -2। याद रखना, जब भी दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके साथ फॉर्मूले का माइनस आता है। ये माइनस कैसे आता है, कौन सा फॉर्मूला है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने जेब में रखना है, जब भी दूसरे एलिमेंट की बात करनी है तो दूसरे एलिमेंट के साथ, अगर R1 की बात करें तो दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? अब दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट वाली रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी की जो वैल्यूज बच गई उसको लिख देते हैं। क्या बच गया? 3, -3, -2, +2। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ रहा है और वो लास्ट एलिमेंट क्या है? -4। तो जब लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ फॉर्मूले का प्लस आता है। ठीक है, और वो लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है? वो है -4। तो जब लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट वाली रो छोड़ देंगे हम और लास्ट एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी की जो वैल्यूज बच गई उसको हम लिख लेते हैं। तो ये बेटा जब भी 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व करना है तो इसको बेटा एक्सपैंड करेंगे। और कैसे करेंगे? इसको एक्सपैंड करके हम 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया? और कैसे कर रहे हैं? पहले एलिमेंट के साथ प्लस आएगा फॉर्मूले का, दूसरे एलिमेंट के साथ फॉर्मूले का माइनस आएगा और तीसरे एलिमेंट के साथ फिर फॉर्मूले का प्लस आएगा। ठीक हो गया?
ये कैसे प्लस माइनस का फैसला करना है इसके बारे में फॉर्मूला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास क्या है आंसर बेटा 5। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही होना चाहिए। डायगोनल को मल्टीप्लाई करना पहले, तो क्या बनेगा -1 2 से मल्टीप्लाई के -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, और फिर क्या करना हमने नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3। अब ये डबल माइनस आ गया, इसलिए यहां ब्रैकेट लगा दिया। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2। अब इसको भी एक्सपैंड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो तो -2 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके -6 हो जाएगा। +-4, तो आगे इसकी बात करेंगे तो कैसा आएगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 माइनस फॉर्मूले का, और फिर हमने नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना तो -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 -1 से मल्टीप्लाई के +2, तो वो +2 इस माइनस से मल्टीप्लाई के तो -2, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो बेटा -2, तो आगे माइनस माइनस +3, ठीक हो गया, फिर आगे क्या रहा +2, टू के साथ क्या आ रहा है 6 - 6 0, -4, आगे क्या आ रहा है 3 - 2 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर बन गया बेटा 5 इंटू ये आ गया 1 प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई कर 0 -4 1 4, ठीक हो गया। 5 1 से मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको फिर रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 का तो कोई मसला नहीं, तो वैसे खत्म हो जाएगा, तो 5 - 4 का आंसर क्या आ गया 1 आंसर, ठीक हो गया। तो बेटा ये एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका है, 3/3 ऑर्डर का आ जाए तो उस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करना है कि उसको एक्सपैंड करना है 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट। इसी तरह अगर 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ जाए तो बेटा पहले इसको एक्सपैंड करेंगे 3/3 में, और फिर 3/3 हर 3/3 को एक्सपैंड करेंगे 2/2, वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, पर वो एक तरीका है, और भी तरीके हैं वो बाद में आपको वर्क के साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, तो याद इसमें रख लेना बेटा, पहले एलिमेंट के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस आएगा फॉर्मूले का, तीसरे के साथ फिर प्लस आएगा, चौथे के साथ फिर माइनस आएगा। अगर हम R2 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो फिर R2 में ये वाला एलिमेंट चौथा एलिमेंट क्या रहता है ना वैसे, तो चौथे के साथ माइनस है, पांचवें के साथ प्लस है, छठे के साथ फिर माइनस है, फिर सातवें के साथ क्या आएगा प्लस आएगा, आठवें के साथ माइनस, और नौवें के साथ फिर प्लस, ठीक है। तो ये इस तरह से ये साइन डिसाइड किए जाते हैं, या वैसे ही याद रख लेना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि पहली वाले के साथ माइनस प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, चौथी के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हम एक्सपैंड जहां से मर्जी करें, R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3, साइन का फैसला ये है, ये साइन फिक्स है। अब ये साइन कैसे फिक्स है, इसका एक बेटा फार्मूला है -1 की पावर i प्लस j। i किसको शो कर रहा है, रो, j किसको शो कर रहा है, कॉलम। अब जरा देखो, मैंने ये सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस लगाया था, क्यों लगाया था बेटा, देखो ये बताओ ये सेकंड एलिमेंट की पोजीशन क्या, मतलब ये किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो i की जगह पर 1 आ गया, ये -2 फर्स्ट रो में है ना, तो i की जगह पर 1 आ गया, ठीक है। अब ये -2 किस कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम है, तो मतलब j की जगह पर क्या आ गया 2, तो ये क्या बना -1 की पावर 2 + 1 3, बेटा नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड है, तो 1 की कोई भी पावर 1 एज इट इज, और अगर माइनस की पावर ऑड हो तो बेटा माइनस का साइन आता है ऐसा, ठीक है। तो ये सेकंड एलिमेंट जो था ये एक्चुअली में ये ऑड पोजीशन पे था, ठीक है, दैट्स व्हाई इसके साथ माइनस लगाया हमने। जो थर्ड एलिमेंट है उसके साथ हमने प्लस लगाया बिकॉज़ ये ऑड पोजीशन पर नहीं है, इवन पोजीशन पर है। कैसे, थर्ड एलिमेंट की बात करें तो ये रो कौन सी है 1 है, और इसका कॉलम कौन सा है 3 है,
तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो बेटा ये थर्ड एलिमेंट की पोजीशन बन गई 4, मतलब इवन पोजीशन। तो नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म, और 1 की पावर 4 मतलब 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर प्लस लगाया था थर्ड एलिमेंट में। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने साइन डिसाइड किए हुए, फिक्स किए हुए साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एलिमेंट के पोजीशन के मुताबिक साइन आए। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है जिसको हमने डिस्कस करना है। वैसे तो तकरीबन 8 तक प्रॉपर्टीज हैं, 8-9, उसमें से मैं आपके सामने कोई 4 मेन प्रॉपर्टीज जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। और ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा पेज नंबर 105 पर लिखी हुई है, और उनका आगे 105 से एंड से, और पेज नंबर 6-7 आगे उनका प्रूफ भी मौजूद है, तो वहां से आप उन चीजों को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लेंगे तो बेटा याद रखना उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट लें या फिर हम उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें तो बेटा दोनों का आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो मतलब ट्रांसपोज लेने से वो जो डिटरमिनेंट के आंसर में नंबर मिलेगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और मतलब या टू कॉलम्स आर इंटरचेंज। बेटा एक डिटरमिनेंट में अगर हम कोई से दो रोज या फिर कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इसमें डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा बेटा, अगर हम डिटरमिनेंट में कोई से दो रोज या फिर कोई से दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करते हैं, देन बेटा भी उसके डिटरमिनेंट के साथ माइनस का साइन आता है। उसके डिटरमिनेंट के साथ क्या साइन आता है? माइनस का। मतलब लेट्स सपोज 5 3 0 2 -1 9 8 3 6। ये डिटरमिनेंट है। लेट्स सपोज हम इसकी R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो R1 इंटरचेंज विद R2, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, तो क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगी और फर्स्ट रो सेकंड रो बन जाएगी। बेटा जब हम डिटरमिनेंट में कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं या फिर कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं ना, तो बेटा याद रखना फिर डिटरमिनेंट के साथ माइनस का साइन आता है। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है? इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो या फिर एनी कॉलम आर 0, देन देखो बेटा यहां पर क्या है? इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो, मतलब किसी भी रो की तमाम एंट्रीज या फिर एनी कॉलम, किसी भी कॉलम की तमाम एंट्रीज आर 0। ठीक है बेटा, अगर किसी भी रो की या फिर किसी भी कॉलम की तमाम एंट्रीज मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स अगर 0 हो तो बेटा याद रखना ऐसे डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 होता है। ठीक है, अगर किसी डिटरमिनेंट की तमाम एंट्रीज किसी भी रो की या फिर किसी भी कॉलम की तमाम एंट्रीज 0 हो तो बेटा डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 होता है। मसलन लेट्स सपोज अगर मैं बात करें तो ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके R1 के तमाम एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो बेटा हम आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना, जैसा अभी हमने क्वेश्चन को 1 किया, इसको एक्सपेंड करके देख लेना, इसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह जरूरी नहीं है कोई सी रो कोई सा कॉलम भी अगर हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, तो अब ये C1 कॉलम की तमाम एलिमेंट 0 हो तो बेटा इसका डिटरमिनेंट भी 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज या फिर एनी टू कॉलम्स आर सेम। बेटा कोई सी दो रोज या फिर कोई से दो कॉलम्स क्या हो जाए? आर सेम, सेम हो जाए तो बेटा उनका डिटरमिनेंट भी 0 आता है। जैसा कि
C1 और C2 सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम हो गए, तो बेटा इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। आप इसको भी एक्सपैंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, खास तौर पे बेटा, खास तौर पे ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होनी है, तो इसको बेटा लाजमी याद रखिएगा। बाकी प्रॉपर्टीज भी आप बुक से देख लीजिएगा, उनके प्रूफ भी हुए हैं वहां पर, तो लाजमी देखिएगा। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पर। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में है, क्या कह रहा है जी, साबित करना है कि इसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 है। तो बड़ा आसान सा काम है, हम इसका डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर लें कहीं से भी, R1 से जहां से मर्जी, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, और एक्सपैंड करके देख लो, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको उसने एक्सपैंड करने से मना कर दिया। उसने क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन, मतलब इसको एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड किए बगैर साबित कर दें कि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो एक्सपैंड किए बगैर हम कैसे कर सकते हैं साबित बेटा, इन प्रॉपर्टीज की मदद से। ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, इसमें भी 0 है। यहां पर क्या बात है कि एनी रोज या फिर एनी कॉलम्स, बेटा कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम अगर 0 हो जाए तो बेटा डिटरमिनेंट 0 होगा, या फिर कोई सी भी दो रोज और कोई से भी दो कॉलम्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी डिटरमिनेंट 0 होगा। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हमें इसका डिटरमिनेंट प्रूफ करने के 0 आएगा। तो दो प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, या तो कोई सी रो या फिर कोई सा कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए, या फिर कोई सी दो रो कोई से दो कॉलम सेम हो जाए, ठीक है। तो जरा हम इसकी लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो 0 आता है या नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर अगर एक काम कर दें, C2 में से माइनस कर दे C1, ठीक है, और चेंजिंग हम ले आए C2 में, ठीक है। जब दो को माइनस करना ना तो चेंजिंग किसी एक में आएगी, पहले वाले में चेंजिंग आती है, तो इसलिए चेंजिंग किस में आ रही है, C2। सिमिलरली C3 में से माइनस कर रहे हैं C2 और चेंजिंग किस में ले आए हम, C3 में। ये हमने दो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, इसका फायदा देखते हैं क्या होगा। ये बेटा सारी प्रैक्टिस है और आपको खुद का खुद अंदाजा होता है। ये मैंने कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, हम रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, उसकी मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मसला अब देखो, पहले जरा इसकी बात करते हैं। C2 में से माइनस करना C1, और जो आंसर आएगा वो आंसर किस में लिखना है, C2 में लिखना है, C1 में नहीं लिखना। इसका मतलब C1 एज इट इज, C1 एज इट इज, तो चेंजिंग किस में आ रही है, C2। क्या चेंजिंग आ रही है, C2 में से माइनस करो C1, ठीक है। अब ये C2 का पहला एलिमेंट है, ये C1 का पहला एलिमेंट है, तो माइनस करो 7 माइनस 6, C2 के एलिमेंट में से माइनस करना C1 का। अच्छा, अगला C2 का एलिमेंट 4 है, इसमें से माइनस करना है C1 का एलिमेंट, वो क्या है 3। फिर अगला C2 का एलिमेंट 3 है, इसमें से माइनस करना है C1 का एलिमेंट, वो क्या है, ठीक हो गया। इस ऑपरेशन की हमने बात कर ली, C2 में से C1 माइनस किया, और जो आंसर आ रहा है वो कहां लिख रहे हैं, C2 में लिख रहे हैं। अब जरा इसकी बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन, ये क्या है, C3 में से माइनस करो C2, और जो आंसर आएगा वो C3 में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको नहीं देखना, हमने इसी को देखना है। तो कैसे कर रहे हैं, C3 में से माइनस करना C2, ये C3 है 8, इसमें से माइनस करना है C2, C2 क्या है 7, ठीक है। अगला एलिमेंट ये 5 है C3 का, इसमें
साबित करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसका भी हमने साबित करना है कि इसका डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। तो अगेन या तो हम कोई सी दो रोज या फिर कोई से दो कॉलम सेम बना दें, या फिर हम कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम पूरा का पूरा 0 कर दें, ठीक है। दो में से कोई एक काम करना। तो ऑपरेशन यूज करते हैं, ऐसा कर लेते हैं हम यहां पर C2 में से माइनस करते हैं C1, C2 में से माइनस करते हैं C1, और जो आंसर आएगा वो आंसर लिखना है C1 में। आंसर किस में लिखना है? C1 में लिखना है। इसी तरह से C3 में से माइनस करते हैं C2, ठीक है। C3 में से माइनस करते हैं C2 को, और जो आंसर आएगा वो लिखना है C2 में। जो भी आंसर आएगा उसको कहां लिख देना? C2 में। तो देखते हैं वापस क्या बनेगा। पहले इसकी बात करते हैं। C2 में से माइनस करो C1, ये C2 है, इसमें से माइनस करना है इसको, तो क्या आएगा? 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 4 माइनस किया 1, 8 में से 7 माइनस किया 1, सॉरी यहां पर जो है ना C2 ही लिख दो आप। चेंजिंग किस में ला रहे हैं? C2 में, और इधर चेंजिंग किस में ला रहे हैं हम? C3 में। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो C2 में से माइनस किया C1, तो 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, ठीक है। C2 में से C1 माइनस किया और चेंज किस में आ गया? C2 में। अब इसकी बात करते हैं, C3 में से माइनस करा C2, और जो आंसर आएगा उसको कहां लिखना? C3 में। C3 में से माइनस करना है C2, तो क्या आएगा? 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1, ठीक हो गया। C1 में हमने कहीं भी चेंजिंग नहीं की, तो C1 एज इट इज आ जाएगा। तो अगेन आपके सामने एज, मतलब अगेन यही बात लिख देंगे, एज C2 and C3 आर सेम, सो डिटरमिनेंट इज 0 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।